नमस्कार। डिबेट के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। यूसीसी, जी हां, समान नागरिक संहिता का जिन एक बार फिर से बाहर आ गया है। इसे लेकर के बहस और तैयारियां आपको बता दूं दोनों ही तेज हो गई हैं। बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया है और ये वीडियो जारी करके इस बहस को उसने यानी कि बीजेपी ने नई दिशा दे दी है और संकेत दिया है कि यूसीसी लोडिंग ... यानी कि साफ है कि जल्दी ही सरकार समान नागरिक कानून लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने वाली है। जाहिर है इस पर मुस्लिम भड़क उठे हैं। मुसलमानों की भीड़ पहले से ही वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरी हुई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी मामले पर गर्मागर्म बहस चल रही है। इस बीच यूसीसी के संकेत ने उनके गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। सूत्र तो ये भी कह रहे हैं कि संसद के मानसून सत्र में सरकार इसे लेकर बिल ला सकती है। वहीं ओवैसी समेत कई विपक्षी दल इसके विरोध में मौजूद खड़े हुए। तो क्या देश के मुस्लिम शरिया से चलेंगे या फिर संविधान से, ये तो आने वाला वक्त बताएगा और आने वाले वक्त में ये तय होगा। लेकिन एक बात साफ है और वो ये कि ना मोदी 3.0 कमजोर है और ना उसके इरादे। तो आज इसी अहम मुद्दे पर ताल ठोक के करेंगे चर्चा हमेशा की। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट दिखा देते हैं आपको। कानून लाने नहीं देंगे, मर जाएंगे, मार जाएंगे, मार देंगे। फरियाद कर रहे हो? हाँ, ये कानून हम लागू नहीं होने देंगे। हमारे बुजुर्गों ने खून बहाया, हम भी बहाएंगे। कैसे बहा देंगे? अपनी शरीयत पे आज नहीं आने देंगे। हाँ, अब तालिबान कानून कौन लागू होने देंगे, उनकी मर्जी का। जो केंद्र सरकार ने वक्फ एक्ट लाया है वो हमको बिल्कुल मंजूर नहीं है और वक्फ एक्ट ये हमारे ऊपर एक तराप है। हम अपनी शरीयत और मजहब के हिसाब से, उलमाओं के हिसाब से ही चलेंगे। हम जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि जो है उसमें पूरा जो इस्लाम के खिलाफ है और उसमें जो है हमको नुकसान है, सबको नुकसान है। वोट बैंक के लिए पूरा षड्यंत्र रचा है। वो षड्यंत्र के लिए हम सब महिलाएं और पुरुष रोड पे आके उसका विरोध कर रहे हैं। शरीयत के साथ अगर दखल अंदाजी होती है तो हमें बिल्कुल भी वो चीज़ जो है मंजूर नहीं है। हम उनको बताना चाह रहे हैं कि हम झुकने वाले नहीं हैं। ऐसे कानून बना रहे हो जो हमारे आईन और संविधान के फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट से शायद वो लाभ मिला नहीं जो वो सोच रहे थे। तो अब कैसे नफरत और सांप्रदायिकता फैलाई जाए, इसलिए अब यूसीसी की चर्चा कर रहे हैं। संशोधन बिल पर बवाल थमा ही नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या टिप्पणी की है, इसके बाद यूसीसी की बात केंद्र सरकार किस मुंह से कर रही है। पुरजोर तरीके से इसका विरोध होगा। जहां तक यूसीसी का विषय है उसमें भारतीय जनता पार्टी बैकफुट में क्यों रहेगी? यूसीसी एक बहुत आवश्यक विषय है जिस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है सरकारों का। तो इस पे ये तो हमारा स्टैंड है। चलिए, बहुत संवेदनशील ये मामला है और उतनी ही संवेदनशील हम ये डिबेट भी करेंगे, उसका ख्याल रखा जाएगा। मैं इंट्रोडक्शन करवा देता हूं आज मेरे साथ ताल ठोक के में जो गेस्ट पैनल है उनका। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव आज डिबेट में होंगे। सुजाता पॉल हमारे साथ होंगी, कांग्रेस की प्रवक्ता। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से फराज किदवई साहब होंगे हमारे साथ। लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव आज डिबेट का हिस्सा होंगे। वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय आज डिबेट में शामिल रहेंगे। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता श्रीराज नायर आज डिबेट का हिस्सा होंगे। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ दो बहुत खास मेहमान हैं। धर्मगुरु आचार्य विक्रमादित्य यहाँ मौजूद हैं और इस्लामिक स्कॉलर जुनैद हारिस यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए, सबसे पहले सिद्धार्थ यादव से मैं सवाल लेता हूँ क्योंकि सवालों की फहरिस्त और सवालों का हमला सब भारतीय जनता पार्टी से ही कर रहे हैं। सिद्धार्थ यादव, ये जो रिपोर्ट चली इसमें भी आपने देखा होगा दो तरीके के सवाल सामने आ रहे हैं। एक सवाल पहला ये आ रहा है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके की टिप्पणी की है
कानून को लेकर के, वक्फ कानून को लेकर के, उसके बाद किस मुंह से सरकार जो है यूसीसी लोडिंग की बात कर रही है, यूसीसी कानून लाने की या बिल लाने की बात कर रही है। और दूसरी बात, दूसरी आवाज, दूसरा सवाल यह उठ रहा है कि वो फायदा वक्फ कानून से सरकार उठा नहीं पाई जो वो उठाना चाहती थी, इसलिए अब यूसीसी की बात की जा रही है। आपका जवाब? देखिए अनुराग जी, मैं दोनों बातों का जवाब देता हूं। पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ के कानून को सुनवाई के दौरान जो टिप्पणी करी वो ये थी कि इस अमेंडमेंट में बहुत से प्रावधान ऐसे हैं जो स्वागत योग्य हैं। जी। 2 विषयों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी करी है, सरकार ने समय लिया है, सरकार अपना जवाब दायर करेगी, अगली डेट है, सब जुडिस मैटर है, उस पर सुनवाई की जाएगी। पर कहीं भी इतने बड़े बदलाव, जहां पे विमेन मेंबर्स को साथ लाना, माइनॉरिटी अमंग माइनॉरिटी के लिए अलग बोर्ड सेटअप करना, सर्वे के तरीके को बदलना, ट्राइब्यूनल के तरीके को बदलना, सुप्रीम कोर्ट ने एक भी टिप्पणी नहीं करी। इसलिए जो लोग भ्रम फैलाना चाहते हैं उनको अपनी दुकानें बंद कर देनी चाहिए। बिल्कुल सही। रही बात दूसरी यूसीसी को लेकर के, तो वक्फ और यूसीसी, ये इस देश के अंदर हम कब चलेंगे, कब इस दिमाग से बाहर निकल पाएंगे कि ये हिंदू मुसलमान जो विषय है वो हिंदू मुसलमान है। ना यूसीसी का विषय हिंदू मुसलमान का है, ना वक्फ का विषय हिंदू मुसलमान का है। ये भारत 21वीं सदी का भारत है। आपको और मेरे को भारतीय होने के नाते तय करना पड़ेगा, क्या हमारे देश के अंदर हमारी देश की बच्चियां, धर्म भूल जाइए, 18 साल से नीचे उनकी शादी होनी चाहिए क्या? क्या 14 साल की बच्ची की कहीं ब्याह होना चाहिए क्या? क्या कोई महिला है नागरिक, भूल जाइए धर्म को, उस महिला को, उस बच्ची को प्रॉपर्टी में राइट मिलना चाहिए क्या? उसको कोई 3 तलाक कहकर के उसको घर से बाहर निकालना चाहिए क्या? क्या हलाला जैसी प्रथा हमारे देश में होनी चाहिए क्या? क्या मरिया हमारे देश के अंदर होना चाहिए क्या? ये देश के नाते हमको सोचना पड़ेगा। यूसीसी की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, हमारे संविधान में लिखा हुआ है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में संविधान निर्माताओं ने यूसीसी इस देश के अंदर हो, यह संविधान में लिख करके गए, बल्कि वक्फ इस देश के अंदर हो, उसका कोई मेंशन संविधान के अंदर नहीं है। इसीलिए मेरे को ऐसे इन लोगों से आपत्ति है जो इस मानसिकता से ही देश में रहना चाहते हैं कि जो है उस पर राजनीतिक रोटी सेकी जाए। क्या इस देश के अंदर कोई और माइनॉरिटी नहीं है? अगर यूसीसी ना हो, अगर यूसीसी का तंज ना होता, तो क्या शाबानों को वो झेलना पड़ता जो झेलते हैं? आज जो लाखों महिलाएं हलाला झेलती हैं, क्या उनको झेलना चाहिए? जो मरिया के तंज में को झेल रही हैं, क्या उनको झेलना चाहिए? आप कहें कि मर्डर करेंगे तो मर्डर करने का तो एक ही देश के अंदर कानून है, उसमें क्यों नहीं कहते कि शरिया के हिसाब से कानून बनाइए? शरिया तो कहता है कि ये देश में जो ऐसा आपत्ति करे, जो क्रिमिनल हो, उनको तो चौराहे पे खड़ा करिए और पत्थर मारिए। ये पर 2 तरीके से देश नहीं चलेगा। ये देश संविधान से चलेगा। संविधान हमको डिग्निटी का राइट देता है, फ्रेटर्निटी का राइट देता है, इक्वालिटी का राइट देता है। ये हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है। और अगर वो राइट देता है तो वो सभी नागरिकों को लेता है। 21वीं सदी के भारत में कोई भी किसी जाति, पंथ, मजहब से आता होगा, उसका अधिकार बराबर होना चाहिए और बेसिक डिग्निटी जीने की होनी चाहिए, वही यूसीसी देगा। ठीक है, मैं विवेक श्रीवास्तव आप पर आपत्ति जाहिर करना चाह रहे थे, मैं उनके पास जाता हूं, लेकिन उससे पहले फराज किदवई साहब, क्योंकि आप मुसलमान भी हैं और एक ऐसी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं जो पीडीए की यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यकों की राजनीति करती है। सवाल यह है कि आपकी पार्टी को तो यूसीसी के समर्थन में खड़ा होना चाहिए था। क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि इस देश में सभी के लिए कानून एक सा होना चाहिए, हिंदू मुसलमान को अलग कर दीजिए, जैसा कि सिद्धार्थ कह रहे हैं? अनुराग जी, मुझे आज रामचरितमानस का एक बड़ा अच्छा चौपाई याद आ रही है। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नास। मतलब कि अभी तक प्रधानमंत्री जी को यह नहीं समझ में आया है कि कृषि कानून लाए, उस पर मुंह की खाई, इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाए, ये मामला कृषि कानून से बहुत ऊपर का है, चाहे वो वक्फ कानून हो या फिर यूसीसी हो। उसकी तुलना मत कीजिए सर, उसकी तुलना मत कीजिए। सुनिए, अरे सुनिए, ये देश के हित का मामला है। आपने देखिए किसान कानूनों की चर्चा हम बहुत कर चुके हैं। बिल्कुल, किसान कानून से इसे मत जोड़िए। तो किसान जो है, सुनिए, अरे सर सुनिए, तो देश हित का मसला, सबसे ज्यादा देश हित का मसला किसान कानून ही का था कि अडानी अंबानी को भोले वाले किसानों की जमीन सौंपने जा रहे थे। लेकिन अगर अनुराग जी आपको नहीं लगता है, ठीक है, तो वो कानून वापस हो गया। चलिए, सरकार बैकफुट पर आ गई, मैं मानता हूं सरकार बैकफुट पर आ गई ना, वापस नहीं हुआ, चर्चा क्या करनी, वापस नहीं हुआ, घुटनों पर आई ना, घुटनों पर आई है सरकार, घुटनों पर आई। चलिए, घुटनों पर आ गई, अब मेरा, चलिए घुटनों पर आ गई। मेरे सवाल का जवाब ये है कि क्या हिंदू मुसलमान अलग रखकर आप ये नहीं चाहते कि इस देश में सभी के लिए एक समान कानून हो?
अब मेरा एक सवाल आपसे भी और सिद्धार्थ जी से भी मुझसे है। तो मत पूछिए, मैं सिद्धार्थ सवाल जी एक पूछने बात के लिए बताइएगा, अपॉइंटेड हूं। हाँ चलिए कोई बात नहीं। सिद्धार्थ जी से मेरा एक सवाल है। सिद्धार्थ जी, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, मैं 4 एक्ट की बात कर रहा हूं, आप तो वकील हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एक्ट 1956 एंड हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आएंगे तो क्या यह ट्राइबल कम्युनिटी पर भी लागू होगा? इसका आप जरूर जवाब दीजिएगा। अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, ये 4 एक्ट ट्राइबल कम्युनिटी पर होंगे कि नहीं होंगे? दूसरी बात, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में आया है, क्या वो एक्चुअली में यूनिफॉर्म है? अगर है तो बता दिया, नहीं है तो वो मैं आपको बता दूंगा। अभी आपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज की बात की, डीपीएसपी की बात की। आर्टिकल 44 जो है अनुराग जी, वो चैप्टर 4 के 18 आर्टिकल्स में से एक है, विच कंटेन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। आर्टिकल 44 में कहा गया है यूनिफॉर्म बट नॉट कॉमन, यूनिफॉर्म कहा गया है एंड शैल एंडेवर टू सिक्योर, लेकिन यह नहीं कहा गया है कि शैल सिक्योर। अब देखिए कि आप अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज की बात करिएगा अनुराग जी, तो उसी में आर्टिकल 38(2) है, 38(2), ये वकील है सिद्धार्थ जी, उसमें क्या लिखा हुआ है कि भारतीय के जो राज्य कुछ विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निर्देशित करता है, यह विशिष्ट रूप से जो इनकम इनइक्विलिटी है उसको दूर करने का राज्य प्रयास करेगा। लेकिन अगर इनकम इनइक्विलिटी की बात की जाए तो आपको पता है कि आज की तारीख में जो टॉप 1% है उनके पास कितना नेशनल रिसोर्सेज और कितनी परसेंट नेशनल इनकम है, लेकिन उस पर बात नहीं करेंगे। उस पर ये इसलिए बात नहीं, 38(2) मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, उसी संविधान में, उसी पार्ट 4 में कहा गया है, उसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में कहा गया है 38(2) में, लेकिन उस पर बात नहीं होगी, क्योंकि अगर उस पर बात होगी तब तो फिर इस देश की कतार में, नोटबंदी की कतार में लगा दिया था ना माननीय मोदी जी ने। उस कतार में खड़े हुए लोगों की इनकम इनइक्विलिटी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल 38(2) देनी पड़ेगी। उसी डीपीएसपी का आर्टिकल 43 क्या कहता है? आपको 44 तो बहुत याद रहता है, वो लिविंग वेज की बात करता है। लिविंग वेज क्या होता है, मैं समझाऊं सिद्धार्थ जी को, या सिद्धार्थ जी तो समझ ही गए होंगे, इतने बड़े वकील हैं। मैं सिद्धार्थ जी से आपके सवाल का जवाब ले लेता हूं। आपने क्या किया? मनरेगा को भी आपने, मनरेगा का बजट भी आपने काट दिया। मनरेगा एक आखिरी उम्मीद थी इस देश के श्रमिकों के लिए। आर्टिकल 43 लिविंग वेज की बात करता है, आपने मनरेगा को कम करके आप संविधान को गहरा आघात पहुंचाया, आर्टिकल 43 की धज्जियां उड़ाई। ठीक है, तो क्या बात करते हैं सिद्धार्थ संक्षिप्त में जवाब दीजिए, काफी है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, मैं बिल्कुल संक्षिप्त में जवाब दे देता हूं। अनुराग जी, जब 1937 के अंदर देश में शरिया कानून आया था, जो अंग्रेज इसीलिए लेकर के आए थे क्योंकि उनको भी एक अपनी अपीजमेंट की राजनीति करनी थी, और जिन्होंने ये तय कर लिया था, जिन्होंने तय कर लिया था कि मुसलमान समाज में किसी प्रकार का रिफॉर्म ना हो। फराज किदवई जी जैसे लोग तब भी मौजूद थे और आज भी मौजूद हैं, जो दुनिया जहान की बात करेंगे पर रिफॉर्म की बात नहीं करेंगे। राइट लेफ्ट दुनिया जहान की बात करेंगे पर रिफॉर्म की बात नहीं करेंगे। क्या कहता है आर्टिकल 44? टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजंस अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट द कंट्री। ये संविधान निर्माता लिख करके गए संविधान के अंदर। वैसे संविधान की बात करेंगे, पर संविधान में जो लिखा हुआ है उसको नहीं पढ़ेंगे। वक्फ का एक मेंशन बताइए संविधान के अंदर, एक शब्द जहां लिखा हुआ बताइए, उसकी बात नहीं करेंगे। पहली बात। रही दूसरी बात, मैं तो कहता हूं यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा अगर अनुराग जी, तो सब पर बराबर लागू होगा। फिर जो और अन्य धर्म के लिए, अन्य पंथ के लिए, अन्य लोगों के लिए जो अन्य एक्ट बने हुए हैं, वो भी खारिज होकर इस देश में भारतीय जैसा रहना चाहता है, भारतीय जैसा रहेगा, भारतीय वैसे रहेगा। पर ये फराज किदवई एंड गैंग, ये जो जितने गैंग के लोग हैं, ये आपको गोल मोल को घुमाना चाहेंगे। इतने फराज किदवई जी, इतना मत बिदकिए। आप लोग सच्चाई सुन नहीं सकते। आपकी एक बात बताइए अनुराग जी, आप मुझे एक जवाब दे दीजिए, क्या इस देश के अंदर एक 14 साल की बच्ची का शादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मेरी बहन इस देश की नागरिक, मुझे मतलब नहीं है वो हिंदू है कि मुसलमान है, मेरी बहन इस देश की नागरिक, वो 14 साल की उम्र में उसकी शादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप लोग जवाब नहीं दे सकते। किसी के साथ हलाला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जवाब नहीं दे सकते आप। आपको हिंदू मुसलमान दिन रात यही आपके दिमाग में फितूर रहता है। ये समस्या आप लोगों की। जनता आपसे ये पूछे ना कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, जनता आपसे ये पूछे ना कि इनकम इनइक्विलिटी क्यों बढ़ रही है। बिदक चुके हैं, इनको क्या समस्या? अपनी बारे में बोलेंगे और मैं आता हूं फराज किदवई साहब, ऐसे थोड़ी होता है। ट्राइबल्स पर लागू होंगे कि नहीं होंगे?
ठीक अरे है, फिराज सुजाता की जी का दवाई रुख करता हूं, मैं आ रहा हूं विवेक जी, बस आपके पास तबीयत खराब हो विवेक जी जाएगी, आ इतना रहा नहीं हूं। बिदकते। सुजाता जी, यहाँ संविधान का जिक्र हुआ और संविधान दिखाने का, संविधान जेब में रख के घूमने का, संविधान का हवाला सबसे ज्यादा दिए जाने का जिक्र हुआ, तो मुझे लगा आपको लाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ही संविधान बचाओ, संविधान के लिए न्याय यात्रा और संविधान किस तरीके से देश संविधान से चलेगा उसकी बहुत सारी मिसालें पेश करने की कोशिश की। लेकिन सवाल यह उठता है कि जैसा सिद्धार्थ यादव कह रहे हैं और हम सब जानते हैं कि कहीं वक्फ का जिक्र संविधान में नहीं है, संविधान के निर्माता यूसीसी के पैरोकार रहे हैं, तो फिर दिक्कत क्या है यूसीसी से? सबके लिए एक समान कानून हो, इसमें दिक्कत क्या है कांग्रेस पार्टी को? कांग्रेस पार्टी देश के संविधान को लेकर चलती रही है और चलती भी रहेगी। और जो बात आप कह रहे हैं, संविधान में जो प्रावधान है उसी के तहत कानून बनते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कानून नहीं बनाए जा सकते। और लोगों को सुरक्षित रखने के लिए उनकी जो कल्चरल हेरिटेज है, उनकी संस्कृति है, उसको संरक्षित करने के लिए कानून नहीं बनाए जा सकते। तो ये तो संविधान ने नहीं कहा, लेकिन जो संविधान में विश्वास नहीं करते हैं वो आज संविधान पर आघात कर रहे हैं, क्योंकि संविधान की सुरक्षा का काम जिस सुप्रीम कोर्ट में के हाथ में दिया गया है, उस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो आक्षेप भारतीय जनता पार्टी के नेता लगाते हैं, और उसमें वैसे तो ऐसे पद पर बैठे हैं उपराष्ट्रपति की, वो सबके होते हैं, किसी एक पार्टी के होते नहीं, लेकिन शायद उनको इस बारे में समझ थोड़ी सी कहीं कम है, और इसीलिए उन्होंने आघात किया सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। और निशिकांत दुबे तो नाम लिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी का, और कहा कि वो देश में अराजकता फैला रहे हैं और गृह युद्ध करवा रहे हैं। तो अब तक वो जेल में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बता दे, अगर संविधान में विश्वास करते हैं तो संविधान को सुरक्षित रखने वाले के ऊपर सवाल उठाने वाले को जेल में अब तक क्यों नहीं भेजा? और आपकी इंटेलिजेंस क्या इतनी फेल हो गई कि आपको पता ही नहीं कि आपको करना क्या है? देश में गृह युद्ध चढ़ा हुआ, सेना ने अब तक जो है इनको पकड़कर जेल में बंद कर देना चाहिए था, आर्मी के। लेकिन अब अगर बात करी जाती है संविधान की, तो देखिए आज एक कमजोर सरकार है और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव डालने की हर मुमकिन कोशिश आज भाजपा कर रही है, क्योंकि जो 400 पार का नारा देते थे और कहते थे कि हमें बनना है अजैविक, सुप्रीम कोर्ट पर दबाव कैसे, सुजाता जी थोड़ा इसको एलैबोरेट कीजिए, सुप्रीम कोर्ट पर दबाव कैसे बना रही है सरकार? ये सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बना रही है सरकार निशिकांत दुबे जैसे लोगों के माध्यम से, दिनेश शर्मा, राजीव चंद्रशेखर, जब वो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाने से सुप्रीम कोर्ट दबाव में आ जाएगा, आपको ऐसा लगता है? तो सुप्रीम कोर्ट दबाव में आ जाएगा, निशिकांत दुबे के सवाल उठाने से सुप्रीम कोर्ट दबाव में आ जाएगा, आपको लगता है? सुनिए दबाव में तो आएगा नहीं, क्योंकि हम मौजूद है ना। हम तो मौजूद है ना, इसलिए हम तो आवाज करेंगे ही, और दूसरा पक्ष है हमारा। लेकिन भाजपा दबाव नहीं डाल रही है तो क्या कर रही है? निशिकांत दुबे अब तक भाजपा में कैसे बैठा हुआ है? उसे क्यों नहीं उठा के बाहर फेंकते जेपी नड्डा जी? क्यों दिनेश शर्मा को बाहर नहीं निकालते? राजीव चंद्रशेखर को दबाव नहीं डालते कि भैया आपने ये बात बोली है तो अब आपको तो पार्टी से बाहर। लेकिन 31, हाँ, आप मुझे मेरे संस्कार ना बताएं, आप अपने वक्त में बोलिएगा, ठीक है ना? मैंने और क्या एक सांसद के बारे में आप किस प्रकार की भाषा उपयोग कर रहे हैं? का जो तरीका है वो साफ है। राजा तथा प्रजा, एक जोकर अध्यक्ष है आपका, और चुप रहेंगे आप राहुल गांधी जी। ठीक है, आपने आपत्ति जता दी। श्रीराज नायर जी अपनी बारी में बोलिएगा, मैं आ रहा हूं आपके पास। आप बीच में बोल रहे हैं, ये बोलेंगे, बीच में बोलेंगे, क्योंकि इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता है। तो सच्चाई ये है कि जो देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उसको कह रहा है, उसको कैसे, उसके बारे में कैसे कहा जाएगा? उसने महुआ मोइत्रा और हमारी एक विधायक दीपिका पांडे सिंह को वैशाली की नगर वधु कहा था, यानी कि वैश्या कहा था। बेशरम व्यक्ति, आप पैनल पे बैठे जरूर हैं, अपनी जुबान को संभाल कर बैठे। सुजाता जी, आप एक महिला हैं, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि शालीनता से आप अपनी बात रखिए, शालीनता से आप अपनी बात रखिए। अगर ये करेंगे तो नहीं तो आप इन जैसी हो जाएंगी, फिर दोनों में फर्क क्या रह जाएगा? नहीं, अगर ये अभद्रता कर रहे हैं और आप भी अभद्रता करेंगे तो फिर इनमें और आप में फर्क क्या रह गया? फिर फर्क क्या रह गया? महिला होने के नाते तो आपको शालीन रहना चाहिए वैसे भी, जिससे सभी को मैसेज जाए कि शालीनता क्या होती है, कैसे दिखाई जाती है डिबेट में। इससे तो मेरे बाकी पैनलिस्ट को भी सीख मिलेगी, आप शालीन रहेंगी तो। जरा भी सिविक सेंस की सोच है कि महिला शालीन हो, पुरुष सिविलाइज तरीके से बात करने तक आता नहीं है एक महिला होकर के। महिला है तो शालीन हो,
और पुरुष हो तो बदतमीजी करो। नहीं, मैं ये कह रहा हूं महिला हो तो शालीन हो, जिससे पुरुषों को भी एक पॉजिटिव मैसेज जाए कि शालीनता क्या होती है, एक महिला से सीखना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं। नहीं, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। किसी को आपके नहीं तो पर्सनल अटैक मत कीजिएगा, ये मेरा बताना फर्ज है। ये मेरा बताना आपको फर्ज है कि पर्सनल अटैक मत कीजिएगा। पर्सनल बहुत सेंसिटिव मामला है, तो इसमें हम टू द पॉइंट रहें तो ज्यादा बेहतर है। आप मुद्दे की बात करने दीजिए, मुद्दे की बात करने दीजिए। करिए। 31% से 33% का जो कोर वोटर है भारतीय जनता पार्टी का, वो उनसे छिटक चुका है। इसीलिए आज ध्रुवीकरण की राजनीति करी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट को डराने धमकाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े। अच्छा, एक बात बताइए, जब कांग्रेस ने 2000 नहीं सुनिए सुजाता जी, जब कांग्रेस ने 2013 में वक्फ संशोधन में वक्फ बाय यूजर जोड़ा था, तो कौन सी राजनीति की थी उसने? ध्रुवीकरण की राजनीति थी, सर्वधर्म की राजनीति थी? वो किस तरीके की राजनीति थी, ये तो जरा बता दीजिए। वक्फ बाय लूटर हो गया वो। देखिए, अगर बोलिए सुजाता जी, बोलिए। नहीं, वो वीएचपी के प्रवक्ता श्रीराज नायर हैं जो आपको इंटरप्ट कर रहे हैं। श्रीराज जी मैं आता हूं, श्रीराज जी मैं आता हूं, अरे मैं आता हूं, मैंने उनसे एक सवाल पूछा। अरे सुजाता जी को जवाब देने दीजिए। अरे श्रीराज जी, मैं निवेदन कर रहा हूं वीएचपी के प्रवक्ता बदतमीजी करना बंद करो। ठीक है, देखिए, नहीं श्रीराज जी, नहीं आप शांत रहिए, श्रीराज जी शांत रहिए। बदतमीजी बंद कर। सुजाता जी संयमित रहिए, मैंने उनको चुप कराया। मैं बोल रहा हूँ उनसे, ये संविधान को मानेंगे। नहीं, ये गलत बात है, इस तरीके से नहीं, व्यक्तिगत नहीं। सुजाता जी, आप मेरे सवाल का जवाब, उन्हें छोड़िए, वो अब नहीं बोलेंगे। नहीं, ठीक है, अब आपने देखिए इस तरीके की शब्द, देखो नहीं, इस तरीके की भाषा शैली नहीं सुजाता जी नहीं। आप बहुत अच्छी प्रवक्ता है कांग्रेस की, आप कांग्रेस की बहुत अच्छी प्रवक्ता। यही तो बाकी लोग चाहते हैं। आप सुजाता जी, आप ट्रैप हो गए। देखिए, आप ट्रैप हो गए सुजाता जी। एक भी आप शब्द का प्रयोग नहीं किया। चलिए श्रीराज जी, आप ही के पास आ जाता हूं मैं। श्रीराज जी, ठीक है, सुजाता जी आता हूं। सुजाता जी आ रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब तैयार रखिए। ठीक है, ठीक। अच्छा, तो आप अपनी बात पूरी कीजिए सुजाता जी। मैं श्रीराज जी आपसे निवेदन कर रहा हूं, सुजाता जी को बोलने दीजिए। जी, मेरा सवाल, उसका जवाब क्या है? जी सुजाता जी। आप देखिए, जी बिल्कुल, देखिए, जब वक्फ बाय यूजर की बात होती है, अगर ये लगा उस समय कि ये जरूरी है, और आज तो ये बिल्कुल साफ हो गया है कि वक्फ बाय यूजर को अगर लाया गया था, तब क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं थी? तब अटल बिहारी वाजपेयी नहीं थे, अडवाणी नहीं थे, सुषमा स्वराज नहीं थी, राजनाथ सिंह नहीं थे। वो तो आज भी सरकार में है ना, और ये सभी लोग इस सरकार के साथ रहे हैं। तो तब उन्होंने क्यों नहीं कहा कि जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, यूपीए कर रही है, वो गलत कर रही है? और कई छोटी पार्टियां, आपको याद दिला दूं, तब भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया था उसका। आपको ये याद दिला दूं, बीजेपी ने समर्थन किया था उसका, कांग्रेस का समर्थन किया था। हाँ, मैं वही तो बोल रही हूँ, वही तो मैं कह रही हूँ आपको। मगर प्रधानमंत्री जी को देखो आप, कि जब वो यूसीसी की बात करेंगे तो वो कैसे उत्तराखंड के यूसीसी की बात करेंगे। उत्तराखंड में तो बहुत विरोध हो रहा है। कांग्रेस के अलावा जो यहाँ क्षेत्रीय दल है, जो छोटे दल है, और जो आम जनता है, वो कह रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप को आप जो रजिस्ट्रेशन का प्रावधान डाल रहे हैं वो गलत है। और इसमें जो हमारे आदिवासी हैं उनको, ठीक है, अभी यूसीसी लोडिंग है, अभी तो बहुत कुछ होना है उसमें, राय मशवरे होंगे, बहस मुबाहिसे होंगे कि यूसीसी लागू नहीं होगा। सुजाता जी, ठीक है, वही बता रही हूँ आपको। तो ये केवल एक भपका है, और अभी ये बैसाखियों वाली सरकार है। सरकार को समझना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को बदलने के लिए जो 2/3 बहुमत चाहिए, वो आप पा भी जाओगे, तो अगर विरोध होगा तो कैसे बचा पाओगे? जब उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड एक्ट वापस लेना पड़ा, किसान कानून वापस लेने पड़े, और वक्फ के संशोधन पर इतना बवाल मचा हुआ है। सिद्धार्थ यादव, बड़ी उम्मीद है कि अब ये कानून भी वापस लेंगे आप। देवस्थानम का हवाला दिया जा रहा है, किसान कानून का हवाला दिया जा रहा है। साफ तौर पर फराज किदवई साहब ने कहा कि बैकफुट पर नहीं है सर, नहीं रही सरकार, घुटनों पर आई सरकार उन मसलों पर। देखिए अनुराग जी, मैं तो शुभकामना देता हूं कांग्रेस पार्टी की, हमारी साथी की। आप इसी बात की खुशी मनाइए कि सरकार बैसाखी पर है, कि 4 टांगों पर है, 2 टांगों पर है, भाग रही है, बैठ रही है, क्योंकि हम अपने काम में लगे हुए हैं। जो जनता को वादा हम देकर के आए थे,
आपने बड़ी खुशी जताई थी, अरे थोड़ी सीटें ऊपर हैं, थोड़ी सीटें नीचे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। जो इस देश हित का कार्य है वो भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार डंके की चोट पर करेगी। दिन रात खुशी मनाइए और शुभकामना देता हूं, जीत बनाइए 99 सीटों पर, अपनी जीत बनाइए कि बहुत बड़ा काम आप लोगों ने कर दिया और हमेशा विपक्ष में रहिए, हम अपना काम करते रहेंगे, पहली बात। दूसरी, थोड़ा सा दुख भी दे देता हूं क्योंकि हो सकता है सुजाता जी की जानकारी को सुपुर्द करना पड़ेगा। यूसीसी के लिए कोई बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं है, यूसीसी के लिए कोई 2/3 मोहब्बत की जरूरत नहीं है। 4 चीजें हैं, शादी, मेंटेनेंस, जिनको लेकर के देश में समान कानून चाहिए। आप में से आप एक महिला हैं, मेरे प्रश्न का तो आप जवाब दे दीजिए, युवा के नाते पूछ रहा हूं, क्या मेरी बहन की शादी, इस देश की नागरिक की शादी, वो किस धर्म से आती है उसको छोड़ दीजिए, 14 वर्ष की आयु में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप लोग राजनीति के लिए किसी भी चीज को छोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं, पर आज यूसीसी की बात को भी छोड़ करके आप दुनिया जहान की कोई भी बात कर सकते हैं। अभी तो शुरुआत हुई है, एक राज्य यूसीसी को लेकर के आया है, संविधान निर्माता कह करके गए थे जो इस देश के हित गोवा में भी है सर, हालांकि वो बहुत पुराना है, हमारी सरकार उस पर कोई आपत्ति किसी को नहीं है क्योंकि वो पोर्तुगीज देकर के गए। ठीक है सिद्धार्थ जी मैं आता हूं, ठीक है मैं आता हूं, सिद्धार्थ जी मैं आता हूं। मैं विवेक श्रीवास्तव जी का रुख करूंगा। विवेक श्रीवास्तव जी, सुजाता पॉल की बातों पर आप ताली बजा रहे थे। सवाल यह कि सुजाता जी ने कहा 2013 में वो जरूरी समझा गया कि वक्फ यूजर जोड़ा जाए तो उसे जोड़ दिया गया। आज जरूरी समझा जा रहा है कि उसे हटा दिया जाए, उसको लिमिटेड कर दिया जाए। तो आपको क्यों तब वो मसला ताली बजाने लायक नहीं रगला? जब इस देश में सभी के लिए समान कानून लाने की बात की जा रही है तो यह मसला आपको ताली बजाने वाला क्यों नहीं लग रहा? मुझे सुजाता पॉल जी ने आज जिस तरीके से डिबेट को कंडक्ट किया है, ताली सबको बजानी चाहिए। हर राइट थिंकिंग इंडिविजुअल, हिंदू हो या मुसलमान, जिस तरीके से इन्होंने बोला कि महिला और पुरुष एक समान है, और आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि महिला से आप बहुत ज्यादा शालीनता या सॉफ्टनेस की एक्सपेक्टेशन रखते हैं और पुरुषों से नहीं। तो जिस तरीके से आज सुजाता जी खड़ी हुई हैं वो सही में अभिनंदन योग्य है। दूसरी बात, अब आपने मुझसे पूछा कि साहब ताली बजाने में इक्वालिटी कहां से आ गई? अमेंडमेंट्स आर अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस। पहला अमेंडमेंट इस देश का बी आर अम्बेडकर ने स्वयं किया था, जिन्होंने ड्राफ्ट बनाया कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का। लेकिन अमेंडमेंट शुड बी कीपिंग लोगों की भावना को मद्देनजर रख करके अमेंडमेंट करें। यह वो सरकार है जो बिल लाती है, लोगों को पसंद नहीं आता। किन लोगों के भावनाओं को ध्यान में रख के करना चाहिए? आप सुनिए, अमेंडमेंट किन लोगों की भावनाओं में रख के बनाइए? भारतवासियों की भावनाओं को या किसी समुदाय या धर्म विशेष के लोगों की भावनाओं को? हाँ भाई, वो आप बिल किसके लिए बना रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। आपने कहा ना लोगों की भावनाओं को, तो मैंने कहा स्पेसिफाई कीजिए किन लोगों की भावनाओं। सुनिए सर, सुनिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 150 करोड़ अगर मिनिमम या 160 करोड़ इस देश की आबादी है, नरेंद्र मोदी 23 करोड़ वोट लेकर के ही आए हैं। तो आ रहा हूँ श्रीराज जी, आपके पास ही आ रहा हूँ। इसके बाद रुकिए पिछड़ा रखा। अभी आपकी क्लास सुजाता जी ने लिया, फिर मैं ले लूंगा। एक वर्ग को ये क्लास नहीं, ये क्लास आपकी नहीं चल रही है, ये क्लास जी न्यूज की चल रही है भाई। ये इसमें आप कैसे क्लास ले लेंगे? आज सच्चर कमीशन का ये बार-बार हवाला। ठीक है, सुन लीजिए श्रीराज जी, सुन लीजिए, इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं। 1 मिनट में खत्म कर रहे हैं विवेक जी। हाँ विवेक जी बोलिए। हाँ, आप डिस्टर्ब मत करो श्रीराज जी, पॉइंट्स हैं तो बाद में बोलिए। अब आप सुनिए, पहली बात, 150 या 160 करोड़ के मुल्क में 23 करोड़ वोटों से मोदी सरकार आई है। आप ब्रूड मेजोरिटी से पार्लियामेंट में बिल जरूर पास कर देते हैं, लेकिन यह भी एक अजीब सी बात है, चाहे फार्मर्स बिल हो, आप कहते हैं साहब ये आपके हित में है, फार्मर कहता है मेरे हित में नहीं है, फिर आप समझाने की कोशिश करते हैं, फिर आप वक्फ बोर्ड का बिल लाते हैं, आप कहते हैं मुसलमानों के हित में है, मुसलमान कहते हैं मेरे हित में तो नहीं है, फिर आप समझाने लग जाते हैं। अब कुछ टेक्निकल पॉइंट्स जो लीगली गलत बोले सिद्धार्थ भाई ने, आपने सेक्शन पूरे देश में कहा कि किसानों को आपत्ति थी और वो किसान थे भी या नहीं थे, इस पर भी सवाल उठा था विवेक जी। किसान तो पूरे देश में हमारे माफी नहीं मांगते, माफी सर, नहीं लेते बिल वापस, नहीं लेते बिल वापस सर, फिर लिया ना। और ऐसे कानून मत लाइए ना जो लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़े। अब सेक्शन 44 की बात सिद्धार्थ भाई ने करी, पार्ट 4 की, उसमें सिद्धार्थ एंडेवर शब्द यूज किया गया है। आप बहुत काबिल वकील हो और भविष्य में आप बहुत ऊंचा जाओगे, तो वकील की तरह बात करो। दूसरा, आप 2 और सेक्शंस हैं, सेक्शन 26, सेक्शन 29। एक कहता है कि मेरा रिलीजियस प्रैक्टिसेस और डाइवर्सिटी फॉलो करने का राइट मुझे है। तो अगर मेरे कस्टम्स आपसे डिफरेंट है, गोवा के अंदर एक हिंदू 2 पत्नियां रख सकता है,
और अगर 30 साल की उम्र तक मेल चाइल्ड ना हो तो दूसरी शादी कर सकता है। क्या कहेंगे आप? आदिवासियों को यूसीसी में आप लाना नहीं चाहते हैं, तो यह जबरदस्ती बाजी करना गलत है। आप यूसीसी के बदले रिफॉर्म्स की बात करिए, मुस्लिम बॉडीज अपने आप में रिफॉर्म्स लाएं, बदलाव लाएं, मॉडर्नाइजेशन की ओर आएं। आप मदरसों में सीबीएसई करिकुलम लाइए, कंप्यूटर लाइए, अच्छी बात है, लेकिन जबरदस्ती में एक हिंदुत्व का लॉजिक और मोनोलिथिक कल्चर को अगर आप थोपने की कोशिश करेंगे, मान तो रहे आप इसकी मुस्लिमों को रिफॉर्म मुखालिफत की होगी। जरूरत है, मुस्लिमों को रिफॉर्म की जरूरत है, मान रहे हैं नहीं, आप। वो उनकी मैं सब श्रीराज जी से हिंदू पहले को अब ज्यादा है। आपकी विवेक हिंदुओं जी को आपकी ज्यादा इस है। बात पर मैं जुनैद हारिस साहब, क्योंकि ये बड़े अच्छे एजुकेशनलिस्ट हैं, बड़े अच्छे शिक्षाविद हैं, क्या ये मदरसा स्वीकार करेगा कि वहां कंप्यूटर आ जाए, वहां टेक्नोलॉजी आ जाए? क्या आप लोग इसे स्वीकार करेंगे? मतलब मदरसे में कंप्यूटर आने दिया जाएगा? मैं आपकी बारी के बिना आपके पास आया हूं, सिर्फ विवेक जी ने जिस तरीके के रिफॉर्म की बात की है, क्या वो मदरसों में हो सकते हैं? शुक्रिया इसके लिए। मैं एक चीज बता दूं, मैं आपके सामने खड़ा हूं और मेरी पूरी एजुकेशन मदरसे से है, और मदरसा जिस मदरसे से मैं पढ़ा हूं उस मदरसे के अंदर एनसीईआरटी का पूरा निसाब था, और आज भी मदरसों की ये इंटरनल जरूरत है कि वहां पर कंप्यूटर, साइंस और दूसरी चीजों को पढ़ाया जाए, और मदरसे बिल्कुल इसके मुखालिफ नहीं हैं। बस वो ये चाहते हैं कि वो जिस तरह वो कॉम्बिनेशन कैसे बनाएं, वो आपस में बैठ करके। मैं तो कहता हूं, बल्कि मैं एक और चीज का साक्षी हूं, कुछ मदरसे जो कि एनआईओएस के तहत गवर्नमेंट ने चाहा था कि इन मदरसों को जोड़ दिया जाए, रिश्वत देने पड़ते हैं कि कैसे जोड़ा जाए और कंप्यूटर और बाकी सारी टीचर्स कैसे मिले। गवर्नमेंट जिस चीज को कहती है, जब जमीन पर उतरने की बात होती है तो उससे कोसों दूर नजर आती है। मदरसे मॉडर्नाइजेशन के हवाले से वो बिल्कुल, आप जिन चीज़ों को लाना चाहते हैं उसके लिए मैं ज़ाती तौर पर कह रहा हूं कि मैं उन मदरसों में आपको लेकर चलने को तैयार हूं। उसके लिए कोई मना नहीं कर रहा है कि कंप्यूटर हो, इंग्लिश हो, एनसीईआरटी हो, और मुल्क की सभ्यता हो, इसकी जानकारी हो। ठीक है, चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। श्रीराज नायर, अब आप बोलिए। देखिए, अभी स्कॉलर साहब कह रहे थे कि ये रिफॉर्म्स के लिए ओपन है, तो सन 47 से लेके 2014 तक लगभग एक पार्टी की सरकार रही है। क्यों मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ? क्यों वहां पर कंप्यूटर्स नहीं सिखाए गए? क्यों वहां पर साइंस नहीं सिखाया गया? क्यों वहां टेक्नोलॉजी नहीं सिखाया गया? और इन एक समुदाय विशेष, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं, इन्होंने भर के वोट कांग्रेस को वोट दिया, समाजवादी को वोट दिया, और ये प्रश्न पूछते हमेशा बीजेपी के पास। आपने जिसको वोट दिया उससे आप प्रश्न पूछिए कि हमारी इतनी खस्ता हालत क्यों है। कांग्रेस के प्रवक्ता बताएं कि सच्चर कमीशन का हवाला, महमूद कमीशन का हवाला, और ओवैसी साहब भी मैं बार बार आपके शो में कहता हूं, ये बार बार कहते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ स्कूल ड्रॉप आउट्स मुसलमानों में है, हमेशा बेरोजगारी, गुर्बत का हवाला वही देते हैं। तो ये सब तो जो है कि समाज को रिफॉर्म्स करने की जिम्मेदारी समाज के रसूखदार लोगों को, रहनुमाओं की है, जो नहीं हो रही है। तो इसके लिए इनको अपने आप से प्रश्न पूछना पड़ेगा कि इतना पिछड़ा समाज क्यों है। रही बात यूनिफॉर्म सिविल कोड के, एक देश में दो विधान कैसे चल सकता है? एक हाईवे है तो एक जाने का रास्ता होता है, एक आने का रास्ता होता है। ये डिवाइडर पे गाड़ी कैसे चलेगी? आप जब क्राइम करेंगे तो आप सीआरपीसी या आईपीसी के तहत आपको पनिशमेंट मिलेगी, और आपको शादी करनी है, 4 शादी करनी है तो शरिया के अंतर्गत करेंगे। तो ये तो नहीं हो सकता ना। ट्रिपल तलाक, हलाला, ये सारी चीजें जो है ये रिफॉर्म्स के विपरीत है। इसलिए एक समाज पीछे रह जाता है, आर्थिक तौर पर पिछड़े रह जाता है, और देश के अंदर कहीं ना कहीं एक लायबिलिटी बन जाती है। और जो इक्वालिटी की बात करते हैं, तो इक्वालिटी के लिए एक अच्छी शिक्षा की आवश्यकता है। अगर वो समाज उस शिक्षा से महरूम रह जाएगा, तो जैसे अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर वक्फ एक्ट के अंदर अमेंडमेंट नहीं किया तो इससे पहले कुछ रसूखदार लोगों ने जो लूट मचाई, उसी की वजह से तो लोगों को पंचर बनाना पड़ रहा है। तो ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कोट किया। पंचर बनाना कोई छोटा व्यवसाय नहीं है, पर क्यों कोई साइंटिस्ट नहीं बन रहे, इंजीनियर्स नहीं बन रहे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं बन रहे, कंपनी सेक्रेटरीज नहीं बन रहे? तो ये सारी चीजों के लिए इनको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, आत्ममंथन करना पड़ेगा। और इसके लिए कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, ऐसे सेक्युलर पार्टी ने इस समाज का पूरा बेड़ा गर्क किया हुआ है। और इसके लिए इनको प्रश्न पूछना पड़ेगा कि जिनको वोट दे रहे हैं उन्होंने उनकी हालत क्या करी है। अनुराग जी, सुजाता जी बोलिए, संक्षिप्त रहिएगा, मैं जुनैद भाई आता हूं। वोट कर रहे हैं, ये तो वैसे पूरे जीवन भर मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया और कांग्रेस ने इनको बर्बाद कर दिया। इसीलिए सुजाता जी को लाया हूं मैं। लेकिन
जी सुजाता जी बोलिए। इनको कितनी दिक्कत हो रही है कि मुसलमानों ने कांग्रेस को पार्टी को वोट दिया। और मैं तो अब भी कहूंगी कि चाहे आपने देश के अंदर बर्बादी लाई है, सब हमें वोट दे। और अब भारतीय जनता पार्टी को आपने चुप नहीं रहना है, नहीं चुप हो गए, वो बोलकर चुप हो गए। बोलिए बोलिए। तो ऐसा है कि मैं तो चाहती हूं कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो है वो सब इस बात को देखे कि जिन लोगों को वो वोट दे रहे थे पिछले कुछ सालों में, उन्होंने उनके साथ कितनी नाइंसाफी करी। अरे ये वीएचपी वाले हैं, इनसे जरा पूछो क्यों नहीं खड़े थे हमारे पंडा पुरोहितों के साथ जब 4 धाम में पैंडेमिक के दौरान वो सड़कों पे बैठे हुए थे। वो केदारनाथ धाम के प्रांगण में, बद्रीनाथ धाम के प्रांगण में थे, तब हम ही उनके साथ खड़े थे। आप कहोगे जी वो कांग्रेसी है, नहीं जी वो पंडा पुरोहित है, उनका भी भला कर लो। देवस्थानम बोर्ड एक्ट तो वापस लेना पड़ा था, लेकिन ये जरूरी है कि मैं इनको बता दूं, आपने तो हिंदू टर्म भगवा टेरर ये टर्म नहीं किया। अरे कसाब को आपने कलावा पहन के आपने ट्राई किया कि आरएसएस आतंकवाद है। आपने मुंबई अटैक को आरएसएस को ऊपर मटने का ट्राई किया, आपने इस देश को बर्बाद किया। ये बताओ, अरे देखो ये बदतमीजी देखो इस महिला की। और अभी को तूने वहां क्या पर किया? सुप्रिया श्रीनाथ बन रहा है वहां पे, सत्यानाश कर दिया, स्वाहा कर रहा है। ये है विश्व हिंदू परिषद। किसी ने किसी को बोलने नहीं देते और सोचते हैं कि टीवी चैनल पे बोलेंगे। अब बेशर्मी की हद है, हद। अनुराग बिल्कुल घमंड है, मैं भारतीय हूँ, मैं भारतीय हूँ तो घमंड तो होगा। भारत में एक इंसान, अच्छा श्रीराज जी आप बोलने दीजिए, ठीक है। सबका संस्कार सब देख रहे हैं, सबके संस्कार सब देख रहे हैं, पर्सनल अटैक मत कीजिए, बस मेरा इतना निवेदन है। सुजाता जी बात पूरी कीजिए। आचार्य जी बचे हुए हैं अभी, आज अनंत विजय बचे हुए हैं अभी। हाँ अनुराग जी, अरे पानी पीजिए, पानी। मुझे एक चीज बताइए कि कुछ नहीं होने वाला आपका। भाजपा की सरकार है जी। आप अरे मैं तो अरे पागल हो गया क्या? अरे नहीं, मुझे जरूरत है, मुझे नहीं। अच्छा ऐसा अनुराग जी, उत्तराखंड में भारतीय देखिए फिर मुझे नहीं आता इनके जैसा बदतमीज बनना। ठीक है तो आप शांत रहिए। आपने संस्कारों की बात की थी, सबके संस्कार सब देख रहे हैं, जी न्यूज के दर्शक देख रहे हैं किसका क्या संस्कार है। श्रीराज जी शांत हो जाइए, सुजाता जी पॉइंट पर आ रही है, उनको बात करने दीजिए जी। ये बदतमीज औरत है, बदतमीज। अरे भाई एनसीपीसीआर की 2020, अबे बदतमीज आदमी है। अरे अब देखिए, चलिए ठीक है, मैं जा ही नहीं रहा इस डिबेट में। आप दोनों आपस में पर्सनल डिबेट में लग गए हैं। और मुस्कान जी नहीं बोलिए एनसीपीसीआर की 2023 की रिपोर्ट है मदरसों के बारे में जी। इन मदरसों में 30 मदरसों की बात बता रही हूँ, 7,339 बच्चे पढ़ते हैं। उनमें से 749 हिंदू बच्चे थे। बताइए उत्तराखंड में भाजपा की सरकार मदरसों में पढ़ रहे इतने सारे बच्चे क्यों? क्योंकि वहां पर भी कहीं ना कहीं पढ़ाई तो ठीक होगी। अगर सेक्युलर पढ़ाई नहीं होती तो वहां पे बच्चों को क्यों पढ़ाया जाता? और ये कह रहे थे कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे जो है वो साइंटिस्ट नहीं बनते। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को आप ही लोगों ने तो बनाया था देश का राष्ट्रपति। हम तो बहुत सम्मान करते हैं, उनकी किताबें पढ़ा करते थे उस टाइम पे। तो बताइए वो तो मदरसे से पढ़ के आए। डॉक्टर इन्होंने बनाया था और दूसरे टेन्योर के लिए आपने विरोध किया था। ये भी देश जानता है। तो क्या हुआ? ये तो राजनीति है। देखिए राजनीति होती है, हर पार्टी अपने कैंडिडेट को खड़ा करेगा, इसलिए दोनों चीजों को भाजपा की तरह मत जोड़िए ना, वो उनका काम है, वो राजनीति करते हैं। लेकिन अब सच्चाई ये है कि जब हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो हर समाज में रिफॉर्म की जरूरत है। जो गरीब है उसके यहाँ रिफॉर्म की जरूरत है, क्योंकि जब तक शिक्षा नहीं आएगी तब तक उसकी सोच नहीं बढ़ेगी, उसके हालात ठीक नहीं होंगे तो वो बाकी चीजों के बारे में नहीं सोच पाएगा। इसलिए रिफॉर्म्स की जरूरत है और उनकी तरफ ध्यान देने के बजाय ये हिंदू मुसलमान करने का जो तरीका है इनका, इसको बंद करना चाहिए। और ये फ्रिंज एलिमेंट जो सड़कों पर बैठकर भजन कीर्तन करते हैं, इन्हें भी बताना चाहिए कि मंदिर है, मंदिर में आइए मेरे साथ। ठीक है आपने भजन कीर्तन मंदिर की बात की। आचार्य विक्रमादित्य बहुत देर से आपकी बात पर आपत्ति जाहिर करना चाह रहे हैं। अब उनका मामला आ गया। आप अनंत विजय चिंता ना कीजिएगा, आपको पर्याप्त और पूरा समय दूंगा मैं। आचार्य विक्रमादित्य क्या दिक्कत है? क्या आप सबसे पहले तो इस डिबेट पे ही दिक्कत है जो जिस प्रकार के आक्षेप लगाए जा रहे हैं। हाँ। अभी लास्ट में उन्होंने बोल दिया अब जो मंदिर के बाहर बैठकर रोडों में बैठकर फ्रिंज एलिमेंट जो भजन करते हैं, अरे भजन नहीं करते भैया, जो नमाज पढ़ते हैं फ्रिंज एलिमेंट वो है, इनको वो दिखाई नहीं देता। पढ़ने वाला नमाज पढ़ने वाला हो ही नहीं सकता। हाँ ठीक है, सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन नमाज पढ़ने वाला कभी फ्रिंज एलिमेंट नहीं हो सकता।
उसके बाद लगातार आक्षेप करे जा रही हैं। मुझे बताइए कौन से मंदिर में, कौन से मंदिर वाले रोड पे बैठे थे कि जो खाना बांट, अरे सुनिए बदतमीजी ना करें बैठकर, आपने अपनी औकात दिखा दी। अभी बहुत हो गया इस डिबेट में। सुन लीजिए माता जी, सुन लीजिए। अरे माता जी, आपने अपनी वास्तविक तौर पर पार्टी की पूरी औकात दिखाई। माता जी सुजाता नाम, अब मैं कुछ और बोल दूंगा तो नहीं, मुझे समझाइए कौन सा मंदिर ऐसा था जिसने कोरोना काल में खाना नहीं बांटा? कौन सा मंदिर ऐसा था जिसने खाने की याचना करी? कौन सी ऐसी कांग्रेस ऐसी जगह दिखा दीजिए जहां आपने कोरोना काल में एक दाना आटे तक का बांटा हो, एक पोटली आटे की बांटी हो, गेहूं बांटा हो, आपने चावल बांटा हो? कहीं नहीं बांटा कांग्रेस ने। और लगातार ये कह रही है कि मंदिर के बाहर पुजारी लोग बैठे थे। अरे पुजारी नहीं बैठे थे रोड के ऊपर, पुजारियों ने याचना नहीं करी, पुजारियों ने भीख नहीं मांगी। ये बदतमीजी कर रहे हैं बैठकर। हर मस्जिद के अंदर खाना पहुंचाया गया। कुछ भी पहुंचा रहा था वो भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ अगर भगवान न करते कोरोना काल में अगर आपकी सरकारें होती तो क्या स्थिति कितनी लोगों ने वास्तविक तौर पर देखी। अब बात सुन लीजिए यूसीसी के ऊपर। आज यूसीसी के ऊपर आप महिला है, आप उनके साथ संवेदना रखती थी, यहाँ बैठ के गाल सीखे जा रही है, अपनी औकात दिखाई जा रही है, अपनी पार्टी की औकात दिखाई जा रही है। मुझे बताइए कि 14 साल की लड़की के साथ बलात्कार हो रहा है, मौलाना हलाला कर रहा है, उसके साथ हिमायती बनकर आप खड़ी है। मैं कह रहा हूं उन तमाम लोग, बच्चियों के साथ नाजायज जो हो रहा है वहां आप खड़ी है। आप ये बताइए कि इस डिबेट के अंदर आप अकेली औरत है, अगर आपकी गवाही को आधा मान लिया जाए तो क्या आप सरोकार करेंगी? आप बैठ के बात करेंगी? मुझे बताइए, आपकी गवाही आदि, आपकी जायदाद में माता पिता के हिस्से में अगर आपको अगर निकाल के बाहर खड़ा कर दिया जाए, क्या आपको बर्दाश्त होगा? आप उन लोगों के खिलाफ है, आप केवल वोट बैंक की राजनीति करना चाहती है। इस 70 साल तक आप लोगों ने देश में केवल वोट बैंक की राजनीति करी। जब हिंदू कोड बिल आया तब नेहरू जी ने कहा कि हम मुस्लिम कोड बिल लेकर आ रहे हैं। उसके बाद आज 70 साल हो गए, क्यों नहीं लाए? यहाँ पर बैठकर आप यहाँ पर बदतमीजी कर रही है, गाली गलौज कर रही है। कौन सी सभ्यता दिखा रही है भाई? कौन सी सभ्यता दिखा रही है? आप तमाम औरतों के बीच में मुझे लगता है गली की औरतें हमसे अच्छी हैं। नहीं ठीक है, नहीं पासा नहीं, सुजाता जी ठीक है, ठीक है, नहीं इस तरीके दोनों मर्यादा लांग रहे हैं भाई। आचार्य जी ने भी मर्यादा लांग दी, सुजाता जी भी लांग दी ना, इस तरीके नहीं। अनंत विजय, अनंत ठीक है, सम्मान करिए, अनंत विजय का सम्मान करिए, अनंत विजय का सम्मान करिए, उनके संयम का सम्मान कीजिए अब सब। ठीक है, ठीक है, अनंत विजय क्या है? अच्छा ठीक है, ठीक है, आपके शब्द, अच्छा आचार्य जी, आपके शब्दकोश में जो शब्द होने नहीं चाहिए, मुझे आपत्ति है कि वो शब्दकोश में आपके रहते हैं कई बार। चलिए अनंत विजय, ये सरकार दो में से क्या काम कर रही है? देखिए, दो आवाजें उठी कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद यूसीसी की बात करने की हिम्मत कैसे पड़ी। सवाल यह है कि महंगाई के मुद्दे से विपक्ष कहता है कि ध्यान भटकाने के लिए सरकार पोलराइजेशन के काम करती है, ध्रुवीकरण के काम करती है, वक्फ कानून की बात करती है। तो क्या वक्फ कानून से ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी की बात कर रही है, या फिर उसने मुस्लिम पक्ष को दो नावों की सवारी करवा दी है, एक पैर कानून पर, आपके वक्फ कानून पर, और दूसरा यूसीसी पर? अनुराग जी, मेरे पास आप 40 मिनट बाद आए, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि 2 मिनट का कम से कम वक्त। मैं 2 मिनट से ज्यादा दूंगा आपको। मैं शुरुआत में आपने विवेक श्रीवास्तव जी से एक प्रश्न पूछा कि कांग्रेस पार्टी की बात पर ताली क्यों बजा रहे थे। अरे भाई साहब, लेफ्ट पार्टी की हालत ही आजकल यही हो गई है कि उसको कांग्रेस की बात पर ही वो चीयर लीडर्स बन गए हैं। वो अब पार्टी लीडर नहीं, चीयर लीडर्स हो गए। कांग्रेस कुछ भी करेगी तो लेफ्ट ताली ही बजाएगी। उन्होंने अपनी भूमिका को इतना ही रिड्यूस कर लिया है। रही बात जो अब यूसीसी की बात हो रही है अनुराग जी, यूसीसी की बातों को देखने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में भी जाना पड़ेगा। अभी यहाँ बैठे हुए सिद्धार्थ जी ने 4 बातें कही, उन चारों का प्रश्न किसी के उत्तर किसी के पास नहीं था। कोई इस धारा में जा रहा है, कोई इस अनुच्छेद में जा रहा है, कोई इस चैप्टर में जा रहा है। उन्होंने बहुत साधारण तरीके से 4 सवाल पूछे कि बेटियों का क्या होगा, विरासत का क्या होगा। बाकी किसी के पास कोई उत्तर नहीं है। मुसलमानों को भ्रमित करना इनका उद्देश्य है। और बाबा साहब अंबेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा है संविधान सभा की डिबेट में कि यूनिफॉर्म सिविल कोड समय की मांग है।
और ये वाक्य है उनके, अगर किसी को संकोच हो, संदेह हो, गूगल पे नहीं मिलेगा, इसके लिए वो डिबेट्स के वो देखने पड़ेंगे। विवेक जी गूगल मत देखिए, गूगल में ये नहीं मिलेगा, वो अंग्रेजी में उपलब्ध है, आप उसको अनुवाद नहीं कर पाएंगे। नहीं मैं सिर्फ इतना ही कह रहा आपकी शक्ल देख रहा था जरा। जी बिल्कुल, अरे वाह, आप सामने भी देख सकते हैं मेरी शक्ल। तो दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने निशिकांत दुबे पर बहुत तीखा हमला किया, मुझे अच्छा लगा। निशिकांत दुबे की आलोचना करने का अधिकार कांग्रेस पार्टी को है, पर कांग्रेस पार्टी को यह कहने का अधिकार है क्या कि सुप्रीम कोर्ट की आलोचना नहीं की जानी चाहिए? इंदिरा गांधी का बीबीसी को दिया हुआ एक इंटरव्यू बहुत वायरल है अभी, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शाह का नाम लेके कहा है कि वो अपनी हदें पार न करें। तो कांग्रेस पार्टी के दामन पर अनुराग जी इतने दाग हैं कि उनको तो चुप रह जाने में ही भलाई है। वो अच्छा नहीं लगता वो बोलते हुए ना कि जो काम आप स्वयं कर चुके हैं अतीत में, अभी आप कहने लगेंगे कि अतीत में मैंने किया तो इससे क्या बीजेपी को यह लाइसेंस मिल जाता है? बिल्कुल नहीं मिलता बीजेपी को यह लाइसेंस, लेकिन आप आलोचना करने का लाइसेंस आपको नहीं मिलता। अपील कर दीजिए कि बीजेपी सस्पेंड कर दे दुबे को। विवेक जी आप अपील करिए कि बीजेपी निशिकांत दुबे को सस्पेंड कर दे। विवेक जी आप अपील कर दीजिए आज। निशिकांत दुबे, दिनेश शर्मा सस्पेंड किया। अच्छा, वो किसी की बारी में नहीं बोले, उनको बोलने दीजिए। विवेक जी क्या हो गया आपको? जेएनयू वाले और आपके डिपार्टमेंट वाले तो ऐसे ही इन दिनों बहुत परेशान हो रहे हैं, कोई यौन शोषण में बर्खास्त हो जा रहा है। अरे बच के रहो, जेएनयू पे बड़ी इन दिनों बड़ी टेढ़ी नजर है, ग्रह चाल खराब चल रहे हैं, आप थोड़ा संभल के रहिए। आपके विभाग पर भी विशेष तौर पर है तो छोड़ दीजिए। ये कह रहा हूँ सुजाता पॉल जी चुप रहिए, मुझे बोलने दीजिए। आपको मैंने 40 मिनट तक झेला है। परमिशन दे दी क्या? नहीं चुप रहिए ना भाई। बिल्कुल, लेकिन आप ये तो बता दीजिए कि अवमानना की नोटिस की परमिशन दे दी क्या अटॉर्नी जनरल ने? अटॉर्नी जनरल निशिकांत दुबे के खिलाफ अटॉर्नी जनरल इसके लिए भी बोल डिबेट के आधार पर तय नहीं होता। क्या इंदिरा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया था? क्या इंदिरा गांधी के खिलाफ अवमानना का नोटिस चला था? क्या इंदिरा गांधी के खिलाफ लोगों ने आंदोलन किए थे? उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला था कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मिसेस गांधी की तुलना निशिकांत सरकार गई थी ना, तो कांग्रेस सरकार गई थी ना, तुलना निशिकांत दुबे से तो सरकार गई थी ना। और इसकी महंगाई, और इस पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि महंगाई का मुद्दा विपक्ष सिर्फ टेलीविजन स्टूडियो में उठाता है। सरकार जाएगी ना। विपक्ष को, क्या लेफ्ट पार्टी को, क्या कांग्रेस के नेताओं को कभी झंडा डंडा लेकर आपने सड़क पर उतरते हुए देखा है? क्या महंगाई के विरुद्ध सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन किया इन्होंने? जो लेफ्ट अपने आंदोलन के लिए जनता से जुड़े हुए के लिए जाना जाता था, आज लेफ्ट पार्टी के नेता स्टूडियो में बैठ के क्या देते हैं कि ये करना चाहिए। जब तक दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन सड़कों पर कांग्रेस पार्टी नजर आती है। जी आता हूँ फराज जी, दुनिया में लड़ी जा रही है, सारी लड़ाई ट्विटर पे लड़ी जा रही है। अरे आपको अगर किसानों ने अगर सरकार को झुकाया तो किसानों ने अपनी जिंदगियां तबाह की, किसानों ने अपनी जिंदगियों पर सड़कों पर बैठ के आंदोलन करके सरकार को झुकाने का प्रयास किया। आप लोग किस मुंह से सरकार की आलोचना करते हो? ना आप जनता के साथ खड़े हो, ना आप अपनी पार्टी के साथ खड़े हो। ठीक है। मैं जुनैद हारिस साहब को मैं ऑफिशियली जुनैद हारिस साहब को लेकर के आता हूं। जुनैद हारिस साहब, क्या मुसलमानों को वाकई बरगलाया जा रहा है? कौन बरकरार रहा है मैं इस सिलसिले में तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन मुसलमानों को प्रॉब्लम में डाला जा रहा है ये मैं जरूर कह रहा हूं। मतलब 70 साल से प्रॉब्लम में नहीं थे, अब प्रॉब्लम में डाला जा रहा है। नहीं, मैंने ये ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा हूं कि 70 साल से थे नहीं थे। भाई जो पहले से प्रॉब्लम में था उसे तो दोबारा नहीं डाल सकते। आपने कहा प्रॉब्लम में डाला जा रहा है तो इसका मतलब पहले ठीक थे, पहले प्रॉब्लम से बाहर थे, प्रॉब्लम में डाला जा रहा है। चीजों को सही जगह से उठा करके सही जगह पे रखना ये दरअसल नहीं हो पा रहा। आपके कितने बच्चे हैं? मैं ये सवाल मैं पहले पूछने वाला था। आपकी बिटिया है? आपकी बिटिया है? आपकी बिटिया है कि नहीं? बताइए। आपकी बिटिया है ना? नहीं, खैर फैमिली पे नहीं जाएंगे। फैमिली आचार्य जी नहीं जाएंगे। गवाही को आधार कर दिया जाए। आचार्य जी डिबेट पर रहेंगे, डिबेट करेंगे। फैमिली पे नहीं, फैमिली छोड़ दीजिए, उनको बोलने दीजिए। मैं इजाजत नहीं दे रहा, मैं सवाल की इजाजत नहीं दे रहा। मैं नहीं, फैमिली पे नहीं, पर्सनल अटैक नहीं, पर्सनल यूसीसी पर्सनल नहीं है, यूसीसी पर्सनल नहीं है, वक्त कानून पर्सनल नहीं है, सवाल पर्सनल नहीं होगा ना। आचार्य जी ठीक है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सबसे कम बोले हैं, अरे सबसे कम बोलने दीजिए। ठीक है, बोलने दीजिए। जुनैद भाई बोलिए। कुछ चीज़ों को मैं क्लियर कर दूं ताकि गलतफहमी दूर हो जाए। पहली बात तो उम्र की बात हो रही है शादी की। मैं आपको एक चीज़ बता दूं,
इस्लाम कतई तौर पर ये नहीं रोकता है कि इम्र यही रखी जाए, बल्कि जो लॉ ऑफ द लैंड होगा उसको माना जाएगा। मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये मुसलमानों के कब तक माना जाएगा? हमेशा हमेशा। और जहां पे आपका हुकूमत होगी वहां पे आपकी हुकूमत के हिसाब से लॉ ऑफ द लैंड वहां पर भी होगा। जहां संविधान चलता हुआ इनकी हुकूमत कैसे हो जाएगी? आप कैसे बात कर रहे हैं? हर देश संविधान से चलता है ना, हुकूमत से थोड़ी चलता है। बांग्लादेश जैसी कंट्रियों में, सूडान जैसी कंट्रियों में क्या स्थिति है? हर जगह संविधान। हारिस भाई मेरा वक्त खत्म हो रहा है। नहीं, मेरे को वाइंड अप करना है सर, अब बोलने दीजिए लास्ट टाइम। दूसरी बात यह है कि जहां तक वरासत का ताल्लुक है, इस्लाम वैसे ही वरासत में हिस्सा देता है और हम पसंद करते हैं ये तमाम हिंदुस्तानियों को मिले। जहां तक हलाला का ताल्लुक है, इस्लाम खुद इजाजत नहीं देता है कि कोई निकाह इसलिए की जाए। तो फिर यूसीसी से दिक्कत क्या है? मैं आपको खुद बता रहा हूं कि मसला यूसीसी से मुसलमान को नहीं, ये संविधान का इशू है। अब आप इजाजत देखिए, मैं इस डिबेट को कल कंटिन्यू करूंगा सर। आज का समय बिल्कुल ओवर जा चुका है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं मानता हूं कि सभी को बराबर का मैंने मौका दिया है बोलने का, और मैं आगे से ये भी अपील करता हूं हर डिबेट के लिए कि मामला संवेदनशील हो तो वक्तव्य भी संवेदनशील रखने चाहिए, अनर्गल प्रलाप से हमें बचना चाहिए। बहरहाल सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आप दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे पर ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।